इस लड़की को देखो ज़रा, इसकी स्माइल देखो, क्यूट है ना। और अब इस ड्रम को देखो, क्या तुम इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन बता सकते हो? सोचो ज़रा, इन दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन है। असल में इस लड़की इस ड्रम से मिली। कुछ लड़कों ने इसे किडनैप किया और 40 दिन तक रोज इसका। और ये सब हुआ दुनिया के सबसे सेफेस्ट कंट्री में, यानी जापान। वो भी कोई मामूली जापानी शहर नहीं, टोक्यो का सबसे सेफेस्ट इलाका। और किसी सुनसान इलाके में नहीं, बल्कि एक घर के स्टोर रूम में, जिसके ऊपर सभी लोग रह रहे थे। हर रोज़ उसकी चीखें सुन रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने किया उनके याकुज़ा से कनेक्शन थे। इस लड़की को हर रोज़ खाना ना देना, सिगरेट से जलाना और शरीर पर वैक्स डालना। जुनको फुरुतो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट थी। याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी। हर दिन स्कूल के बाद छोटी सी पार्ट टाइम जॉब करती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने ग्रेजुएशन के बाद एक छोटी सी ट्रिप पे जाना चाहती थी। ज़्यादा नहीं चाहा उसने, ना कोई शो ऑफ, ना कोई बड़ा ड्रीम। उसके टीचर्स उसे हार्ड वर्किंग कहते थे। उसके फ्रेंड्स कहते थे कि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। एक ऐसी लड़की जिसे देखकर लगता था कि दुनिया अभी भी अच्छी जगह है। लेकिन क्या उसने कभी सोचा था कि एक दिन उसकी ज़िंदगी एक ऐसे कभी ना भूल पाने वाले टॉर्चर में बदल जाएगी, जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होगा। अक्टूबर 1998 जुनको ने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट किया। 25 नवंबर 1998 एक ठंडी शाम थी जापान के साइतामा प्रीफेक्चर के मिसातो एरिया में। 17 साल की एक लड़की जुनको फुरुता अपने पार्ट टाइम जॉब से घर वापस आ रही थी। एक आम लड़की जिसके सपने भी आम थे, स्कूल कंप्लीट करना, ग्रेजुएशन ट्रिप पर जाना और एक बेटर फ्यूचर के लिए पैसे जमा करना। लेकिन उस दिन उसकी ज़िंदगी रुक गई। जॉब से आते हुए उसे कुछ ऐसे लोग मिले जो इंसान तो थे, लेकिन जिनमें इंसानियत नहीं थी। जुनको को उसके घर कभी नहीं पहुंचने दिया गया। उसे कुछ लड़कों ने रास्ते में ही किडनैप कर लिया, सिर्फ इसलिए कि वो किसी गैंग के अंडर थे। उन्हें लगता था उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहां ना सिर्फ एक ज़िंदगी बर्बाद हुई, बल्कि एक सोसाइटी के सिस्टम का भी नकाब उतर गया। उस दिन 25 नवंबर को जुनको को किडनैप किया गया 4 लड़कों के द्वारा। जुनको की किडनैपिंग कोई प्लान मास्टरमाइंड प्लॉट नहीं था। ये था एक अपॉर्चुनिस्टिक क्राइम, जिसमें कुछ लड़कों ने सोचा ये मौका है, छोड़ना नहीं। और वो सोच बन गई एक 40 दिन के जुल्म भरी कैद। जिन 4 लड़कों ने उसे किडनैप किया वो कोई सीजन क्रिमिनल नहीं थे। ये तो सिर्फ टीनेज बॉयज़ थे, स्कूल ड्रॉप आउट, छोटे मोटे क्रिमिनल्स। और कुछ तो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो याकुज़ा के अंडर है। जिसमें सबसे पहला है हिरोशी मियानो, जो 18 साल का था। इस कहानी का रिंग लीडर एक फेल्ड ड्रॉप आउट, जिसका एक ही ऑब्सेशन था, पावर और कंट्रोल। और हो सकता है एक और पर्सनल वजह भी हो। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि फुरुता ने उसे पहले भी रिजेक्ट किया था, शायद ईगो हर्ट हुई थी। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कहता है उसका इमोशनल डेवलपमेंट स्टंट था, लेकिन समझने की कैपेसिटी ठीक थी। मतलब वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। सेकंड क्रिमिनल था जो ओगुरा, 17 इयर्स का। इस घटना का एक और मेन प्लेयर, उसने बाद में इस क्राइम के बारे में लोगों के सामने फ्लॉन्ट भी किया। हाँ, मैंने किया है,
और क्या कर लोगे सोचिए। ये लेवल का रिमोर्स। नाम बदल के कामाशिकु बना और 2022 में 51 की एज में मर गया। नंबर 3, शिंजी मिनातो, सिर्फ 16 साल का। इसने अपने घर को बना दिया एक टॉर्चर चेम्बर। सोचिए, एक माँ बाप का घर जहाँ एक लड़की को रोज रेप, बीट, बर्न और ह्यूमिलेट किया जा रहा था और घर वाले चुप। क्यों? क्योंकि मिनातो के याकुजा से कनेक्शंस थे और उन्हें डर था इस इंसान को 2018 में अटेम्प्टेड मर्डर के लिए फिर से अरेस्ट किया गया। क्लियरली कुछ नहीं चेंज हुआ। चौथा, यासुशी वानाताबे, जो सिर्फ 17 साल का था, एक और पार्टिसिपेंट। ज़्यादा स्पॉटलाइट में नहीं रहा, लेकिन वो भी इक्वली इन्वॉल्व था। पोस्ट रिलीज वाइटली जिंदगी गुजरी। 2021 में एक न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर से मारा गया, सिर्फ 49 की एज में। और बाकी भी थे, तेस्तो नाकामुरा और कोइची इहारा, दोनों 16 साल के। इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड था, मेनली एब्यूज़ तक, लेकिन क्राइम का पार्ट तो वो भी बने। अपनी पार्ट टाइम जॉब से लौटते हुए जुंको को इन चारों टीनेज बॉयज़ ने किडनैप किया और उसी रात उसका गैंग रेप किया। जुंको भीख मांगती रही जाने के लिए। उन्होंने कहा, हम याकुजा से जुड़े हैं, अगर किसी को बताया तुझे और तेरी फैमिली को जिंदा जला देंगे। उसी रात के बाद उसे मिनातो के हाउस ले जाया गया। सोचो, घर में तो लोग होंगे, हाँ, उसके पेरेंट्स और उसका भाई सब थे घर में। सब ने उसकी चीखें सुनी, सब जानते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हिरोशी के याकुजा कनेक्शन थे। वो डरते थे और इस डर के कारण उन्होंने अपनी इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। वो चिल्लाई, मगर हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक चीज़ थी, खामोशी, जिसमें इंसानियत मर चुकी थी। और अगले 40 दिन तक, हाँ 40 दिन, उसके साथ जो हुआ उससे आप सिर्फ हॉरर मूवीज़ में देख सकते हो, लेकिन ये रियल था। उसे टोक्यो के अदाची डिस्ट्रिक्ट के घर में बंद करके रखा गया, एक ऐसे घर में जहां उसके आसपास लोग थे, एक फैमिली थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। क्या आप सोच सकते हो, एक लड़की एक घर के अंदर कैद है क्योंकि उन्हें किसी की चीखें सुनाई नहीं देती थी, या फिर वो सिर्फ अपने डर के आगे उसकी तकलीफ को छोटा समझ रहे थे। रोज उसका रेप किया जाता, सिगरेट से उसे जलाया जाता, उसके शरीर पर पटाखे जलाए जाते, उसकी हड्डियां तोड़ी जाती, पैर को जलाया जाता, उसे भूखा रखा जाता, खाना पानी कुछ नहीं। जिसके बाद वो बचे कुचे खाने और इंसेक्ट्स को खाने लगी। उसका खून बहता रहा, लेकिन कोई मेडिकल अटेंशन नहीं। उन लोगों के दिमाग में था, ये कोई नहीं है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये इंसान ही नहीं है। उन्होंने इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इन सभी लोगों में नार्सिज्म, मैकियावेलिज्म और साइकोपैथी के ट्रेट्स दिखाई दिए, क्योंकि इन्होंने एक लड़की को इंसान देखना बंद कर दिया, उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझा, एक एक्सपेरिमेंट। 4 जनवरी 1989 जुंको का जन्मदिन था, पर उस दिन भी रेप, मार और टॉर्चर। ना कोई केक, ना कैंडल्स, सिर्फ सिगरेट्स के दाग और उनकी हंसी। उस दिन हिरोशी ने उसके मुंह पर सिगरेट बुझाई और बोला, हैप्पी बर्थडे। ओग्यूरा ने उसके हाथ पर फायरवर्क्स जला दिए और सब हंस रहे थे जैसे ये कोई गेम हो। फुरुता ने हर दिन जीने की कोशिश की, काफ़ी बार भागने की कोशिश की। कभी उसने पुलिस को बुलाने की सोची, कभी नेबर्स से मदद मांगनी चाहिए,
लेकिन सिस्टम फेल हुआ, सोसाइटी फेल हुई। क्या आप सोच सकते हो उसका बर्थडे और उसके जन्मदिन वाले दिन जब हिरोशी फुरुता ने हार मान ली महजोंग के एक स्टूपिड गेम में, और वो हार उसने जुंको पे उतारी। उसने पेट्रोल जुंको के ऊपर उड़ेल दिया। एक सेकंड के लिए सब चुप थे। फिर आग, जो इंसान 40 दिन तक चीखी थी, वो अब सिर्फ जल रही थी, बिना आवाज़ के। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स ने कहा मरने से पहले ही उसका पूरा शरीर फूल गया था और फिर उसका दिल रुक गया। जुंको की मौत जलने से नहीं बल्कि ट्रॉमा और शॉक से हुई थी। वो ट्रॉमा जो उसे हर दिन दिया जा रहा था। रिपोर्ट्स का मानना है कि जुंको की मौत इंटरनल ऑर्गन्स के फेल होने, मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स, दिमाग में सूजन, लेकिन आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसकी बॉडी जल चुकी थी। पुलिस उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाई बिना उसके डेंटल रिकॉर्ड्स के। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन इन लोगों ने उसकी बॉडी को एक सीमेंट के ड्रम में डालकर टोक्यो के कोतो एरिया के एक खाली प्लॉट में डाल दिया। किसी को पता नहीं था कि एक इनोसेंट लड़की की बॉडी एक इंडस्ट्रियल ड्रम के अंदर एक ड्रम यार्ड में रखी है। 29 मार्च 1989 पुलिस ने हिरोशी को किसी दूसरे केस में पकड़ा। शुरुआत में पुलिस को खुद भी नहीं पता चला। इवन पहले के केसेस जैसे कि नवंबर 8 को एक असोल्ट, उनसे लिंक भी था। जब तक पुलिस रिएक्ट करती, जुंको के केस उनके हाथों से निकल चुका था। लेकिन फिर एक अलग केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हिरोशी ने कन्फेस किया और पुलिस को पता चला कि जुंको की डेड बॉडी टोक्यो के कोतो एरिया में सीमेंट ड्रम के अंदर छुपा के रखी गई थी। एक जर्नलिस्ट ने इस केस को ब्रेक किया और उसके बाद पूरा जापान हिल गया। जुलाई 1990 में टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन लड़कों के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जो जुंको फुरुतो के केस में शामिल थे। उस वक्त सब एक्यूज्ड 16 से 18 साल के थे, इसलिए पहले तो उन्हें जुवेनाइल समझा गया। लेकिन जैसे जैसे केस की डिटेल सामने आई, पब्लिक आउटरेज इतना ज़्यादा हुआ कि कोर्ट को उन्हें एडल्ट की तरह ट्रीट करना पड़ा। अलग अलग लोगों को अलग अलग सज़ा मिली। कुछ को जुवेनाइल डिटेंशन मिला तो कुछ को 20 साल तक की जेल। केस इतना सीरियस था कि जुवेनाइल लॉज के अंडर प्रोटेक्शन का ज़्यादा फ़ायदा देना अनफेयर लग रहा था। कुछ न्यूज़पेपर ने यह भी रिपोर्ट किया कि लोग चाहते हैं कि कोर्ट ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। ये केस जापानीज़ लीगल सिस्टम के फ्लॉज को एक्सपोज कर रहा था। इस केस के बाद कई रिफॉर्म्स की डिमांड हुई और 2014 में जुवेनाइल के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट का टर्म बढ़ा दिया गया। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक केस नहीं थी बल्कि एक कल्चरल सिंबॉलिक बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और ट्रू क्राइम डिस्कशन में इस केस के बार बार जिक्र होता है। 1990s के जापान में जो यूथ क्राइम और अंडरवर्ल्ड जैसे याकुजा का इम्पैक्ट बढ़ा रहा था, वो भी इस केस में नज़र आया। जुंको की डेथ ने उसके पेरेंट्स की दुनिया को हिलाकर रख दिया। इमोशनल ट्रॉमा काफ़ी गहरा था। एक लड़के के घर वालों ने फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया, लेकिन वो पेन कभी दूर नहीं हो सकता। जुंको के क्लासमेट्स और टीचर ने उसकी डेथ को काफ़ी डीपली फील किया। अप्रैल 1989 के फ्यूनरल में स्कूल प्रिंसिपल ने जुंको को ऑनररी डिप्लोमा दिया। जुंको के होने वाले एम्प्लॉयर ने भी एक सिंबॉलिक यूनिफॉर्म दिया, उसके अधूरे सपनों को याद रखते हुए। पूरा जापान इस केस को सुनकर हिल गया था। लोगों ने यूथ क्राइम, विक्टिम प्रोटेक्शन और जुवेनाइल ऑफेंडर्स के साथ जस्टिस हो, इस पर डिबेट स्टार्ट किया। आज भी जुंको का नाम सुनते ही लोग इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कहानी एक वार्निंग है सोसाइटी के लिए।